नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि मुख्य परीक्षा की श्रृंखला में आज चौथा पेपर है, जो कि एथिक्स का पेपर है, जिसमें नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र का विषय लिया जाता है। और जो विश्लेषण रहा है कि पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन एवं पेपर सेकंड सामान्य अध्ययन की अपेक्षाकृत सरल पेपर आए थे, लेकिन पेपर 3 जो आया है वह कठिन पेपर आया था। तो उसी श्रृंखला में चौथा पेपर भी जो एक विश्लेषण आज की इस वीडियो में हम करेंगे। और हमारे नोट्स में से 100% पेपर अभी तक आ रहे हैं, कहीं भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ रहा है। तो आप अभी भी 2021 की तैयारी के लिए हमारी हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि सभी टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। 200 नंबर का यह पेपर था और चतुर्थ प्रश्न पत्र, इसमें 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा जो है वह 10 शब्द 1 पंक्ति होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक आपको प्राप्त होंगे। तो देखते हैं जैन मतानुसार अनंत चतुष्टय क्या है। जैन मत के में जो जैन धर्म है उसमें अनंत चतुष्टय का वर्णन आता है। तो जैन मत के अनुसार अनंत चतुष्टय क्या है। इसके पश्चात बौद्ध दर्शन में जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक का विशेष महत्व। तो बौद्ध दर्शन में त्रिपिटक का है कि त्रिपिटक क्या है। कबीर के अनुसार गुरु महिमा का वर्णन करना है, कबीर जी के अनुसार कि उनने गुरु की महिमा किस प्रकार की है। सुकरात के अनुसार सद्गुण ज्ञान है कि व्याख्या कीजिए, कि सद्गुण ज्ञान है, इसकी आपके लिए व्याख्या करना है। 5वां प्रश्न था अद्वैत वेदांत की व्याख्या कीजिए। 6वां था संतुलन सब प्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था। संतुलन सब प्रत्यय की अवधारणा है, इसको किसने प्रस्तावित किया था। रूढ़ि युक्तियों से आप क्या समझते हैं। इसके पश्चात सहायतापरक व्यवहार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यह तो हमारे सामान्य जनजीवन की विशेषताओं से भी जुड़ा हुआ है कि सहायतापरक जो व्यवहार है उसकी विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं, उनका उल्लेख आपको देखना था। लोक सेवक की आधारभूत योग्यताएं क्या है। यहाँ पर जब आप एक अधिकारी बनते हैं या लोक सेवक बनते हैं, आप जनता के सेवक हैं, तो आपकी आधारभूत योग्यताएं क्या हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी व्यक्ति अलग अलग उससे भिन्न होते हैं आपस में एक दूसरे से। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ व्यक्ति भिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं उसका आपको यहाँ पर बताना था। शासन में नैतिक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है। यदि आप शासन में हैं या शासन का संचालन कर रहे हैं तो आपको नैतिक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, उसका क्या प्रयोजन होता है, आदि प्रमुख विशेषता यहाँ पर बताना है। अखंडता के गुण क्या है। अखंडता हमारा भारत एक अखंडता, एकता में अनेकता में एकता, और एकता अखंडता एवं संप्रभुता का उदाहरण देता है। तो अखंडता का गुण क्या है। जवाबदेही का उद्देश्य क्या है। जवाबदेही का दूसरा पर्यायवाची जिम्मेदारी भी ले सकते हैं। तो जवाबदेही या जिम्मेदारी का उद्देश्य क्या है। शासन में उच्च मूल्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से जो प्रश्न हम देख रहे हैं, यदि आपने इनका विशेष अध्ययन नहीं भी किया है, यदि आपको इनका सामान्य अध्ययन भी है, तो आप इस विषय में 10 शब्द आराम से व्यवस्थित लिख सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। शासन में उच्च मूल्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। सार्वजनिक कर्मियों की नैतिक दुविधा क्या है। तो सार्वजनिक जो कर्मी होते हैं उन्हें नैतिक दुविधा का किस प्रकार से सामना करना पड़ता है। भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों को कौन सी भारतीय पुस्तक संदर्भित करती है, पुस्तक के लेखक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 3 प्रमुख विभागों को लिखिए। तो एक विभाग का नाम लिखने पर आपको 1 नंबर मिलता, 2 के 2, 3 के 3 मिलता। भारत में वॉच डॉग के नाम से किसे जाना जाता है। भारत में प्रथम बार केंद्रीय स्तर पर लोकपाल स्थापित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 क्या कहता है, उसमें किस बात का उल्लेख आपको देखने में मिलता है। इस प्रकार से अति लघु उत्तरीय 20 प्रश्न आए थे, जिससे 20 दूनी 40 नंबर के यहाँ पर डिसाइड हो जाता। इसके बाद 8 लघु उत्तरीय प्रश्न आए थे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा है और केस स्टडी भी आई है। केस स्टडी के लिए भी हमने आपको अपनी PDF में 23 केस स्टडी दी थी। अरस्तु की आकार एवं द्रव्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए। सर्वप्रथम तो यह प्रश्न सरल थे, एकदम कठिन नहीं थे। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या कीजिए। पूर्वाग्रह और विभेदीकरण में अंतर कीजिए। अभिक्षमता परीक्षण के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। अभिक्षमता मापन के लाभों को भी आपको यहाँ पर समझाना है। सत्यनिष्ठा की क्या जरूरत है। पारदर्शिता के परिणाम क्या हैं। भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या हैं। लोक सेवा में पारदर्शिता कैसे बनाई जाती है। सर्वप्रथम तो अरस्तु के आकार एवं द्रव्य सिद्धांत की विवेचना करनी थी आपको। उसके बाद जो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या आपको यहाँ पर
करनी थी। इसके पूर्वाग्रह कई प्रकार के पूर्वाग्रह समाज में एवं लोगों में व्याप्त हैं, पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार से अनुचित होते हैं, लेकिन पूर्वाग्रह विभेदीकरण में आपको यहाँ पर अंतर बताना था। अभिक्षमता परीक्षण के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए, अभिक्षमता मापन के लाभों को भी समझाइए। सत्यनिष्ठा की क्या जरूरत है, और सत्यनिष्ठा तो एक बेसिक गुण होना चाहिए, और जो लोक सेवक होते हैं उनमें तो सत्यनिष्ठा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, तो उसके बारे में भी आपको बताना था कि सत्यनिष्ठा की क्या जरूरत है। इसके बाद पारदर्शिता के परिणाम क्या है, पारदर्शिता कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, आदि आदि सब आपको यहाँ पर बताना था। भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या है, लोक सेवा में पारदर्शिता कैसे बनाई जा सकती है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना था। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 4 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। तो इसमें आपको 200 शब्दों का प्रयोग करके व्यवस्था लिखना था। एक एक नंबर से भी आपकी सफलता और असफलता डिसाइड होती है, तो ऐसे में आप किसी प्रकार की गलती नहीं कर सकते हैं। आचार्य शंकर के अनुसार जगत प्रपंच का विवेचन कीजिए, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न था। और अभिवृत्तियों मनोवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है, सर्वप्रथम तो आपको इसको डिफाइन करना था, ये एक्सप्लेन करना था। इसके बाद अभिवृत्ति मनोवृत्ति परिवर्तन की हाइडर और फेंस्टिंगर के सिद्धांतों को समझाइए, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना था कि किस प्रकार से और कैसे इसको व्यवस्थित किया जाता है। सुशासन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी आपको यहाँ पर बताना था। लोकपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, लोकपाल के कार्यों के दायरा क्या है, किस प्रकार से, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना था। प्रकरण अध्ययन भी यहाँ पर आपको केस स्टडी भी दी गई है, और जो केस स्टडी है यहाँ पर आपके लिए 2 केस स्टडी दी गई हैं। 4.1 इसमें आपको आप भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित जागरूकता अभियान महिलाएं घरेलू हिंसा से कैसे बचे से जुड़ी महिला एक्टिविस्ट हैं, और समाज में लैंगिक हिंसा बहुत संवेदनशील मुद्दा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष की आयु के बाद से हर तीसरी महिलाओं ने जिसके विभिन्न रूपों की घरेलू हिंसा का सामना किया है। तो घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई एक केस स्टडी आई थी, इसके आपको प्रश्नों को स्पष्ट करना था कि घरेलू महिला हिंसा को स्पष्ट कीजिए, शिक्षा से महिला हिंसा का क्या संबंध है, कैसे लोग इससे कनेक्ट होते हैं और महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसको स्पष्ट करना था। समाज में महिला हिंसा की समाधान सुझाइए कि आपके पास इसका क्या सुझाव या निराकरण है, किस प्रकार से यह कम हो सकती है और इसमें सुधार किया जा सकता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 क्या है, लॉकडाउन के दौरान महिला हिंसा का ग्राफ क्यों बढ़ा, क्या क्या इसकी प्रमुख कारण थी। इसके बाद दूसरा प्रकरण था बच्चों को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया को समझाने के लिए गैर सरकारी संगठन ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपको रखा गया, आप एक एनजीओ के संचालक हैं। उससे संबंधित प्रश्न, भारत में बच्चा गोद लेने की पात्रता की आवश्यकता शर्तें क्या क्या हैं, बच्चा गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, भारत के कानून के तहत किन बच्चों को गोद लिया जा सकता है, भारतीय कानून के तहत बच्चों को कौन गोद ले सकते हैं, भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से जो केस स्टडी से संबंधित प्रश्न आए थे, तो आप इस प्रकार से हमसे जुड़ के अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं, मनचाही पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो हमसे जुड़ें, जिनका पेपर अच्छा गया उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगामी पेपर में आपने सुधार करें। कल आपका हिंदी का पेपर है, उसकी भी हम शाम तक यदि वीडियो आपके लिए अपलोड कर पाएंगे तो जरूर करेंगे कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए, और इसी प्रकार आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।